जय हिंद साथियों। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए, यह दूसरा वीडियो है। यहाँ से हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। यह आने वाले सभी संगीत से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, वैदिक स्वर लिख रहा है, वैदिक स्वर अति स्वर्य किस लौकिक स्वर के बराबर है? तो निषाद के बराबर है। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। वैदिक स्वर निषाद लौकिक स्वर के बराबर है। ठीक है। 52 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विकृत मूर्छना का नाम कौन सा है? विकृत विकृत मूर्छना का नाम बताइए। तो 52 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका सांतरा। सांतरा। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। यहाँ डिटेल आपसे दिया गया है, यहाँ पे पढ़िए। विकृत मूर्छना का नाम सांतरा है। संगीत दर्पण के अनुसार प्रत्येक मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं। पहला शुद्धा, दूसरा सकाकली, तीसरा सांतरा और चौथा सकाकल्यंतर। ठीक है जी, यह वर्णन सारंग देव का अनुकरण करता है। इस प्रकार मूर्छना की कुल संख्या 14 गुना 4 मतलब 56 होती है। 56 मूर्छना 2 ग्रामों के आधार पर बनती है। अगर 3 ग्राम माने जाते हैं तो 21 चौक 84 मूर्छनाएं बनती है। ठीक है जी, 21 चौक 84 मूर्छनाएं बनती है यदि 3 ग्राम माना जाए तो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए। 53 नंबर सवाल लिखा है, तराना के रचयिता हैं। तो तराना का रचयिता कौन है बताइए। तो तराना का रचयिता आपका 53 का क्या हो जाएगा जी? तो 53 के अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा जी? अमीर खुसरो। इसका व्याख्या देखिए, डिटेल इसका पढ़िए। लिखा है, तराना के रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। लिखा गया है, तराना का रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ना, ते, दा, देन आदि इसके 2 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा। तराने में तानों का प्रयोग किया जाता है। इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 सूची है, इसका मिलान करना है आपको। तो सूची 1 में दिया है, देखिए सूची 1 में पद। तो आप जो है विकृत स्वर, अंश स्वर, मूल स्वर, तो आपको बताना है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 का 4 मतलब अर्थयुक्त शब्द है पद। ठीक है जी, और बी का क्या हो जाएगा जी? तो बी का हो जाएगा आपका 3 विकृत स्वर। तो विकृत स्वर देखिए, विकृत स्वर आपको काकली निषाद है। ठीक है, अंश स्वर, अंश स्वर को वादी स्वर कहते हैं। ठीक है जी, और मूल स्वर को आधार स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिलान हुआ, मतलब इसका हो गया आपका 2, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ दिया है देखिए, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपको कहाँ मिल रहा है? 4 3 2 1, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। 55 नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल लिख रहा है, प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लेखित थे? ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का क्या होगा जी? तो 55 का 10। ठीक है जी, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही उत्तर सी हो गया। पढ़िए इसको, इसके व्याख्या को देखिए। व्याख्या को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्राचीन काल में जाति के 10 लक्षण उल्लेखित हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार जाति के 10 लक्षण में ग्रह, अंश, तार, मद्र, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व और अडत्व है। ठीक है जी, इन्हीं लक्षणों का वर्णन दत्तिल में भरत मत से किया गया है। ठीक है जी, दत्तिलम में भरत मत से किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 56 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा, 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
भैया गणपत राव, ठीक है जी, भैया गणपत राव। देखिए इनका व्याख्या पढ़ लीजिए। ठुमरी गाने और हारमोनिया बजाने में भैया गणपत राव पारंगत माने जाते हैं, ठीक है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए। तो 57 का सही उत्तर आपको बनाना है मिलान करके। देखिए हृदय नारायण देव, तो इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध रहा है आपको बताना है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा जी, 2। ए का 2 हो गया, संगीत शास्त्रज्ञ हैं हृदय नारायण देव। और बी का क्या हो जाएगा जी, तो बी का क्या होगा जी आपका, बी का 1 हो जाएगा, बीड़ा वादक हैं असद अली खां, बीड़ा वादक है, ठीक है। और आपको सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो गया। तो सी का मियाँ छज्जू खां ध्रुपद गायक हैं। और फिर एक जो बच गया इसका डी हो गया, डी का 3 हो गया, ख्याल गायक हैं बड़े मोहम्मद खां, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया, इसका 2 हो गया, उसके बाद आपका इसका 1 हो गया, उसके बाद आपका यहाँ 4 हो गया और इसका 3 हो गया। तो देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ है, तो 2 1 4 3 देखिए आप, 2 1 4 3 कहाँ दिया है, 2 1 4 3 दिया आपको सी में, ठीक है जी। 2 1 4 3, 2 2 1 4 3, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 58 नंबर सवाल लिख रहा है। 58 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किनको किया गया और सितार वादक हैं, तो इनका सही उत्तर बताइए। तो अरविंद पारेख, ठीक है जी, अरविंद पारेख को 2018 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये एक तरह से करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है जी। 59 नंबर सवाल देखिए, 59 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है। तो नाद है, आप जानते ही हैं नाद है। तो यहाँ पे इसका डिटेल देख लीजिए, यहाँ लिखा जा रहा है कि नाद को संगीत का मुख्य स्रोत माना गया है। नाद ध्वनि संगीत का आधारभूत तत्व है। संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। नाद ब्रह्मांड की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्याप्त है, ठीक है। 60 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित बीड़ाओं में से किसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में उल्लेखित बीड़ा का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 60 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा जी, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुव बीड़ा, ठीक है जी, ध्रुव बीड़ा। तो ध्रुव बीड़ा का देखिए इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए, लिख रहा है इसमें लिखा गया है, ध्रुव बीड़ा का उल्लेख नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में किया गया है। भरत ने नाट्य शास्त्र में ध्रुव के 5 भेद के बारे में बताया है, ठीक है। 61 नंबर सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। 61 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग रागनी पद्धति के अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो गया, आप देख ही रहे हैं, उत्तर इसका हो गया पारिवारिक पद्धति, ठीक है जी। इसका डिटेल हम पढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेल पढ़िए, डिटेल लिखा जा रहा है यहाँ पे, राग रागनी पद्धति को अंतर्निहित संकल्पना का सांकेतिक पारिवारिक पद्धति में किया गया है। नारद कृत संगीत मकरंद में राग रागनी शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिला है। पुरुष राग 20 हैं, स्त्री राग 24 हैं और नपुंसक राग 13 हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके बहुत सारे वैकल्पिक शब्द बन सकते हैं कि नारदकृत संगीत मकरंद में कितने नपुंसक राग माने गए हैं, तो 13, कितने स्त्री राग माने गए हैं 24, कितने पुरुष राग तो 20, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न बना सकते हैं। देखिए 62 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत शास्त्र, ठीक है जी, संगीत शास्त्र। तो आंसर देख लीजिए, आप इसे डिटेल देखिए। 63 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है।
तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 63 का सही उत्तर हो जाएगा मात्रा, डी हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया जी, इसका डी हो गया। तो इसका डिटेल पढ़िए। समय मापन की इकाई को मात्रा कहते हैं। भरत मुनि ने संगीत में काल मापने के साधन को ताल कहा है। संगीत में मात्रा के आधार पर ताल की जानकारी होती है। यह ताल कितने मात्रा की है। ठीक है जी। अगला सवाल 64 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है। विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है। तो 64 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर से। ठीक है जी, डी आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। देखिए माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से संबंधित है। ठीक है जी, तो विपरीत माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से संबंधित है। देखिए 65 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ठुमरी पूर्वकालिक कह रहा है, निम्नलिखित में से ठुमरी पूर्वकालीन प्रकार को चिन्हित करें। तो ठुमरी जो है आप जानते हैं बनारस का प्रसिद्ध ठुमरी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, लखनऊ। पूर्वकालिक प्रकार की ठुमरी, तो पूर्वकालिक प्रकार की ठुमरी जो है आपका लखनऊ ठुमरी। ठीक है, इसको लखनऊ ठुमरी कहा जाता है। देखिए इसका व्याख्या पढ़िए, लिखा है ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार लखनऊ ठुमरी को माना गया है। पूर्व अंग में लखनऊ बनारस प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, गिरिजा देवी पूर्व अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इसमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल है इसमें 66 नंबर सवाल सूची 1 सूची 2 में मिलाना है आपको। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो आपको देखिए इधर आप शैली दिया गया है और इधर गायक का नाम दिया गया है। तो सूची 1 में शैली है और इधर गायक का नाम है, तो आपको मिलाना है 66 नंबर का। तो 66 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 66 का सही उत्तर बताइए। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3 मतलब ख्याल आपका मनरंग। ठीक है जी। और बी का क्या हो जाएगा जी, तो बी का हो जाएगा आपका 4 मतलब ध्रुपद, तानसेन जी ध्रुपद से संबंधित है। और ठुमरी बताइए। तो सी का क्या हो जाएगा जी, तो सी का हो जाएगा आपका, सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब करद पिया, ये ठुमरी के लिए करद पिया प्रसिद्ध है। टप्पा, तो टप्पा आप गुलाब नबी सॉरी मियाँ जानते ही हैं। तो ये वाला हो गया आपका कितना जी, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 मिलाइए। 3 4 1 2 कहाँ दिया है, तो 3 4 1 2 आपको बी में दिया है। ठीक है, बी में दिया है 3 4 1 2। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। 67 नंबर सवाल लिख रहा है, सी के मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं। सी के मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं आपको बताना है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 67 का हो जाएगा 5। ठीक है जी, 67 का कितना टोन होता है, 5। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। 68 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 68 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित रागांगों में से किसमें कोमल नी प, कोमल गंधार म रे, निप गम रे अनिवार्य है। तो किसमें अनिवार्य है ये स्वरावली बताइए। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 68 का सही उत्तर हो जाएगा कान्हड़ा अंग। कान्हड़ा अंग के राग में आप गाइएगा तो उसमें कोमल, निषाद, पंचम, गंधार, मरे इन स्वरों का समूह लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, डिटेल आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, कोमल निषाद प ग म रे कान्हड़ा अंग का अनिवार्य स्वर है। कान्हड़ा अंग में कोमल नी और पंचम संगीत ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नीप रे गम रेसा, यह स्वर समूह कान्हड़ा अंग का के सभी रागों में पाया जाता है। इस अंग के प्रमुख राग दरबारी कान्हड़ा है, नायकी कान्हड़ा है, सूहा है, सहाना है तथा जय जयवंती है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल 69 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कथन और कारण दिया है। तो कथन इसमें लिखा है, एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। तो कारण इसका दिया है, अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता।
तो आप इसका सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर आपको 69 नंबर का बताना है। 69 नंबर का क्या होगा जी? तो 69 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो 69 का डी देखिए क्या लिखा है। डी देखिए, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ठीक है जी। देखिए 70 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग अड़ाना किस थाट से संबंधित है? राग अड़ाना बताइए। तो राग अड़ाना आपको बताना है। 70 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका असावरी थाट से, ठीक है जी। असावरी थाट, और असावरी थाट में आप जानते हैं गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। इस राग, इसके व्याख्या को देख लीजिए। राग अड़ाना असावरी थाट का राग है। इसकी जाति साडव संपूर्ण है, वादी स्वर षडज है और संवादी स्वर पंचम है। न्यास के स्वर प और सा है। गायन समय रात्रि का तीसरा पहर है। संप्रकृति राग दरबारी है, ठीक है जी। तो अड़ाना असावरी थाट से उत्पन्न है, याद रखना आपको। देखिए इतना पॉइंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक व्याख्या में लगभग 6-7 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से पढ़ना है, विश्वास रख के पढ़ना। देखिए 71 नंबर सवाल लिख रहा है, कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति धैवत हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के समान है? तो आपको 71 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है। तो 71 नंबर सवाल का शुद्ध धैवत के समान है, ठीक है जी। पंचश्रुति धैवत जो है शुद्ध धैवत के समान है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए। 72 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। 72 नंबर सवाल लिख रहा है, बिलावल के स्वरों में यदि धैवत स्वर षडज के रूप में लिया गया हो तो उससे कौन सा राग बन जाएगा? तो 72 का सही उत्तर बताइए। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा यह राग असावरी बन जाएगा, ठीक है। डिटेल इसका पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। लिखा है इसमें, बिलावल के स्वरों में यदि धैवत स्वर षडज स्वर के रूप में लिया जाए तो उसे असावरी राग बन जाता है, ठीक है। असावरी देखिए अपने थाट का आश्रय राग है, जाति आडव संपूर्ण है। इसका थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा हम देखिए इसको छोटा छोटा कर लीजिए इसको। अब पढ़िए, लिख रहा है पे, असावरी आश्रय राग है, असावरी थाट का आडव संपूर्ण जाति है, वादी स्वर धैवत है, संवादी स्वर गंधार है, ठीक है। न्यास के स्वर धैवत और गंधार है। गायन समय दिन का दूसरा पहर है और संप्रकृति राग इसकी जौनपुरी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा व्याख्या दिया है। अगला सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल लिख रहा है, स्वामी हरिदास का शिष्य कौन है? तो स्वामी हरिदास का शिष्य है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे देख लीजिए आप, रामतनु पांडे बताइए किनका नाम है? आप तो जानते हैं इसका। 71 नंबर का डिटेल हम पढ़ते हैं। 71 नंबर का व्याख्या देख रहे हैं, स्वामी हरिदास का शिष्य रामतनु पांडे जी हैं। तानसेन का जन्म, रामतनु पांडे जी को तानसेन कहा जाता है। 26 अप्रैल 1529 को इनका जन्म हुआ ग्वालियर में बेहट गांव में, ठीक है जी। ग्वालियर के बेहट गांव में। इनका वास्तविक नाम त्रिलोचन रामतनु या तन्ना मिश्र था, ठीक है जी। त्रिलोचन रामतनु या तन्ना मिश्र। अगला सवाल देख लीजिए, 74 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, उस राग का नाम बताएं जिसके वादी और संवादी स्वर गंधार और धैवत है, ठीक है जी। गंधार वादी और संवादी धैवत है। तो बिलावल, छायानट, देशकार, गौड़ सारंग। तो बताइए 74 का क्या हो जाएगा जी? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गौड़ सारंग, गौड़ सारंग, ठीक है जी। गौड़ साकलगढ़। देखिए यह कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसका व्याख्या देखिए, गौड़ सारंग का वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर धैवत माना जाता है। गौड़ सारंग कल्याण थाट से उत्पन्न है। जाति इसका वक्र संपूर्ण है। न्यास के स्वर साग प है। षडज गंधार और पंचम है। गायन समय मध्याह्न है, ठीक है जी। बिलावल देखिए, बिलावल थाट का राग है, वादी धैवत और संवादी गंधार है। छायानट कल्याण थाट का राग है, वादी पंचम और संवादी ऋषभ है। और देशकार बिलावल थाट का राग है, वादी धैवत और संवादी आपको गंधार है, ठीक है। 75 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मधशा राग के किस युग में उपयुक्त या प्रयुक्त होते हैं? तो बताइए, आपको सही उत्तर 75 का बताना है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भटियार और सोहनी, ठीक है। भटियार स्वर, भटियार राग, भटियार और राग सोहनी में जो है मधसा इस स्वर समूह का प्रयोग होता है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो व्याख्या इसका देख लीजिए, व्याख्या इसका देखिए, व्याख्या पढ़ते हैं। मधसा, मधसा भटियार और सोहनी राग में प्रयुक्त होता है। भटियार मारवा थाट का राग है, जाति इसका वक्र संपूर्ण है और वादी स्वर मध्यम है, संवादी षडज है। न्यास का स्वर है षडज मध्यम पंचम, गायन समय रात्रि का अंतिम पहर। संप्रकृति राग इसका भंखार है, राग भंखार। सोहनी देखिए मारवा थाट का राग है और इसकी जाति आडव संपूर्ण है, सॉरी आडव साडव है, वादी धैवत है, संवादी गंधार है, ठीक है।
न्यास के स्वर इसमें गंधार और धैवत को लिया जाता है और गायन में इसका रात्रि का अंतिम पहर माना जाता है। सम प्रकृति राग की बात करें तो राग पुरिया और राग माखा है, ठीक है जी, राग मारवा और राग पुरिया, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 76 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है। तो उत्तर राग में पहचानने के लिए आपको कौन सा स्वर यदि है जरूरी है जी, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 76 का सही उत्तर बताइए, तो 76 का वादी स्वर। वादी स्वर से आप उत्तरांग और पूर्वांग रागों की पहचान करते हैं। देखिए इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल में लिखा गया है, उत्तर राग की पहचान वादी स्वर से होती है, जो 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक गाते हैं। उत्तर भाग के समय उत्तरांग कहे जाते हैं, ठीक है, उन्हें उत्तर राग कहते हैं। और जो 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक गाए जाते हैं उसको पूर्वांग कहते हैं, ठीक है जी। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम चुनिए। तो सही नाम आप चुनिए। 77 का क्या हो जाएगा जी, 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूत। देखिए तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम क्या है, तो सूत, ठीक है जी। आपको बताइए सूत की क्रिया किस वाद्य यंत्र में होती है, बताइए, आपको बताना है। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण, आप इसको डिटेल पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, हम आपसे 78 नंबर पूछ रहे हैं। 78 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है। 78 नंबर सवाल इसमें पूछा गया, देखिए निम्नलिखित, हाँ देख लीजिए, कौन बांसुरी वादक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा विजय राघव राव। देखिए विजय राघव राव बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1925 चेन्नई इंडिया में हुआ था तथा इनका मृत्यु 30 नवंबर 2011 को हुआ, ठीक है। 79 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिखा है प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा, बताइए। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए 79 का क्या होगा जी। तो 79 का सही उत्तर बताइए। 79 का सही उत्तर आपका हो जाएगा भैरवी, भैरवी, ठीक है जी। तो इसकी व्याख्या पढ़िए। कह रहा है, व्याख्या इसमें लिखा गया है, संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए भैरवी राग को उपयुक्त हो माना गया है। भैरवी, देखिए भैरवी थाट से उत्पन्न है, जाति इसका संपूर्ण है और वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। न्यास के स्वर इससे मध्यम पंचम षडज है। गायन समय प्रातः काल होता है और बिलासखानी तोड़ी को इसका संप्रकृति राग मानते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 80 नंबर सवाल लिख रहा है, तोहफतुल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा। 80 का सही उत्तर आपका हो जाएगा मिर्जा खां फखरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है जी, सी हो गया। तोहफत-उल हिंद कौन लिखे हैं, तो मिर्जा खां फखरुद्दीन अहमद, ठीक है जी, मोहम्मद। 81 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हनुमंत मत के सही रागों को चुनिए। हनुमंत मत के सही रागों को चुनना है आपको। तो हनुमंत मत में जो है 6 राग और 30 रागनी माना गया है। तो 81 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 81 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, ठीक है जी। तो ये आपका हनुमंत मत के अनुसार है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, हनुमंत मत के अनुसार 6 राग की 5-5 रागनियाँ होती हैं। इस मत के 6 राग और 30 रागनियों के नाम दिए गए हैं। जो है आपका 6 राग कौन है, भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और राग श्री, ठीक है जी। तो 6 राग आपको हनुमंत मत के अनुसार ये है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद करना है। आप बताइए किस मत में माना गया है कि 6 राग 36 रागनी है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 82 नंबर सवाल लिख रहा है। 82 नंबर सवाल में पूछा गया है कि किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विदारी। 82 का क्या हो जाएगा जी, विदारी। तो देखिए मध्यम स्वर से संबंध है समय सिद्धांत। मध्यम स्वर से आप समय का पता लगाते हैं। अर्धदर्शक स्वर है मध्यम। बीड़ा की तार पर स्वरों की स्थापना इसके आधार पर हुई थी, ठीक है। तो विदारी जो है मध्यम स्वर से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिए।
देखिए 83 नंबर लिख रहा है संगीत सार। संगीत सार के लेखक कौन है? तो संगीत सार के लेखक 83 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका लिखा है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह संगीत सार के लेखक है। ठीक है जी। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया है संगीत सार सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। प्रताप सिंह द्वारा रचित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर की तरह 7 भागों में विभाजित है। ग्रंथ रचित सवाई प्रताप देव ने बहुत से प्राचीन ग्रंथों को देखभाल कर इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का अनुवाद है। ठीक है जी। क्षेत्र काकू का संबंध बताइए। तो क्षेत्र काकू का संबंध आपको बताना है 84 नंबर सवाल में। तो क्षेत्र काकू मतलब कंठ। ठीक है जी। क्षेत्र काकू का संबंध होता है कंठ से। देखिए क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से, इसमें पढ़िए। इसकी व्याख्या लिख रहा है क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। पंडित सारंग देव ने संगीत के संदर्भ में काकू की व्याख्या की है। उन्होंने 6 प्रकार के काकू माने हैं। क्षेत्र काकू, क्षेत्र से अभिप्राय शरीर से है। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ का अपना निजी गुण होता है। किसी की आवाज़ जोरदार, किसी की हल्की, किसी की भारी होती। ठीक है। तो क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से होता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल आपसे 85 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। इसकी व्याख्या लिखा गया है यहाँ पे कि निश्चित मात्राओं के लय को विभक्त करने को छंद कहते हैं। काव्य में जो कार्य छंद करता है वही कार्य संगीत में ताल द्वारा किया जाता है। छंद व ताल दोनों ही काल या समय को मापने का इकाई है। ताल का जन्म छंद से होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 86 नंबर। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो प्रणव भारती के लेखक आपको बताना है। 86 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है जी। ओमकारनाथ ठाकुर प्रणव भारती के लेखक है और इनको प्रणव कहा जाता है। ओमकारनाथ जी को प्रणव उपनाम से जाना जाता है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। तो व्याख्या में लिखा गया है कि प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 में बड़ौदा रियासत की तहसील भादरण के जहाज ग्राम में हुआ था। इनका उपनाम प्रणव है। देखिए प्रणव है, इसलिए इनकी रचना में प्रणव भारती ग्रंथ शामिल है और इनके द्वारा रचित है। देखिए इनकी मृत्यु 1967 में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंदे मातरम, जोगी मत जा व मैं नाही माखन खायो आदि है। ठीक है जी। तो मैं नहीं माखन खायो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की रचना है। देखिए मप धप मप गम गरे ग दर्शाता है किस राग का अंग है ये, किस राग की स्वरावली है? तो आपको 87 नंबर का सही उत्तर बता देना है। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा राग पूर्वी का। ठीक है जी। तो राग पूर्वी में आप जानते हैं राग पूर्वी जो है पूर्वी थाट से उत्पन्न है और इसमें ऋषभ कोमल, मध्यम तीवर और धैवत कोमल लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मध्यम, इसके व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में इसमें लिख रहे हैं कि मप धप म प गम गरेसा गरेगा। देखिए स्वर समूह पूर्वी राग को दर्शा रहा है। पूर्वी राग जो है पूर्वी थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद है। न्यास लेना हो तो न्यास लेना है आपको षडज गंधार पंचम पे और गायन समय इसकी होती है सायंकाल और संप्रकृति राग है इसका पूर्य धनश्री। ठीक है। तो बहुत ही शानदार व्याख्या है। 88 नंबर सवाल देखिए। 88 नंबर सवाल लिख रहा है 88 नंबर सवाल में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको। ठीक है। तो एक तरफ राग दिया गया है, एक तरफ आपका स्वर समूह दिया है। तो इन स्वर समूह को किस रूप में प्रयोग करते हैं आपको 88 नंबर सवाल के रूप में बताना है। तो 88 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका 88 में आपका एक का हो जाएगा 3। एक का क्या हो जाएगा जी? 3। ठीक है जी। जो आप बागेश्वरी राग है, बागेश्वरी राग में आपको षडज और मध्यम को वादी संवादी माना गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का बताइए। तो दूसरा का आपका दूसरा का मतलब बी का आपका हो जाएगा बी का 4। तो बी का 4 हो जाएगा मतलब रेप। मेघमल्हार में रेप शब्द
संबंधित है। और सी में क्या हो जाएगा जी, तो सी में आपका हो जाएगा 2, सी में क्या हो जाएगा, छाया नट का पौरे, ठीक है जी। और वृंदावनी सारंग इसका हो जाएगा 1, रे मरे, ठीक है जी। तो आपको क्या हो जाएगा जी इसका 3 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ दिया है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको सी में दिया है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए बागेश्वरी में साग, मेघमल्हार में रेप, छायानट में परे और वृंदावनी सारंग में रे मरे, ये सभी स्वर जो है इससे संबंधित है, ठीक है जी। और 89 नंबर सवाल देखिए, 89 नंबर सवाल, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है। तो चतुरंग के अंतिम चरण में बताइए, इसके 4 अंग होते हैं, अंतिम चरण में क्या होता है, तो ऋतु का वर्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मृदंग के बोल। मृदंग के बोल देखिए, इसके व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि चतुरंग के अंतिम चरण में मृदंग के बोल प्रयोग होते हैं। चतुरंग शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट गायन प्रकार है। इसके 4 भाग हैं, इसमें कविता, तराना, त्रिवट, सरगम जब तराना बोला जाता है, पखावज के बोल के साथ साथ साहित्य एवं सरगम का प्रयोग किया जाता है, तो उसे चतुरंग कहते हैं, ठीक है जी। 90 नंबर सवाल आपसे पूछा रहा है, संकीर्ण का संबंध किससे है। तो संकीर्ण जो है वर्ण से संबंधित है। देखिए पढ़िए, इसमें व्याख्या क्या लिखा है, तो लिखा है संकीर्ण का संबंध राग वर्गीकरण से संबंधित है। इस प्रकार के रागों में कई रागों का मिश्रण होता है, जैसे पीलू, भैरवी आदि, ठीक है जी। अगला सवाल है आपका, भिन्न जोड़ी चुनिए। तो आपका देखिए 51 का हो जाएगा डी आंसर, ठीक है जी। डी देखिए, दादरा और खेमटा समान है, सूलताल और झपताल समान है, आड़ा चरताल और दीपचंडी। तो दीपचंडी और आड़ा चाल बताइए, तो ये समान मात्राओं का ताल है, यहाँ भी मात्रा समान है, यहाँ भी मात्रा समान है, यहाँ भी मात्रा समान है, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न है, ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़िए। देखिए एक ताल और तिलवाड़ा ताल भिन्न है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, लिख रहा है एक ताल और तिलवाड़ा ताल भिन्न है। देखिए एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं, 1 5 9 11 पर ताली होता है, 3 7 पर खाली होता है, ठीक है। इसके बोल है धिन धिन धागे त्रिकट तूना कत्ता धागे त्रिकट धिनना, ठीक है जी। और तिलवाड़ा ताल देखिए, ये 16 मात्रा के ताल है, 4 विभाग होते हैं, 1 5 और 15 पर ताली, 9वीं पर खाली होता है, ठीक है। तो इसके बोल देख लीजिए, इसके बोल हैं धा त्रिकट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता त्रिकट तिन तिन, धा धा धिन धिन, ठीक है जी। तो ये आपका तिलवाड़ा ताल का है, 16 मात्राएं हैं, ठीक है। 92 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 92 नंबर सवाल इसमें लिखा गया है। 92 नंबर सवाल लिखा है कि शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो शुद्धिकरण का सिद्धांत आपको 92 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ जी, विश्वनाथ ने दिया शुद्धिकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। देखिए 93 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में अमीर खुसरो ने किनका सृजन किया। तो किसका किसका सृजन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 93 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मतलब ABCD ये सभी अमीर खुसरो जी के द्वारा सृजित है, ठीक है जी। तो इसके व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए व्याख्या इसमें लिखा है, अमीर खुसरो फरदोस्त, नक्श ए गुल, ईमन, कलबाना इन चारों रागों का सृजन किया। अमीर खुसरो का जन्म 1234 में हुआ, पंजाब के एटा जिले में। देखिए अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का आश्रय प्रदान मिला हुआ था। इनके द्वारा निर्मित अन्य राग में साजगिरी, उपुसाक, सरपर्दा आदि है। इनको कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनका देहांत 72 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है। 94 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 94 नंबर सवाल देखिए, 94 नंबर सवाल में लिखा है, काल समय अनुसार ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। तो ये ग्रंथ दिया गया है, नारदीय शिक्षा, राग विबोध, राग तरंगिणी, संगीत मकरंद। तो काल विबोध के अनुसार आपको कब किसकी रचना हुई उसके अनुसार आपको सही क्रम चुनना है। तो 94 का क्या हो जाएगा जी, 94 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 94 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। देखिए डी में देखिए, डी में लिखा गया है,
नारदीय शिक्षा पहले रची गई, उसके बाद संगीत मकरंद, उसके बाद राग तरंगिनी, उसके बाद राग विबोध। ठीक है, पढ़ लीजिए डिटेल यहाँ पे डिटेल पढ़िए। नारदीय शिक्षा 7वीं शताब्दी में नारद के द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। संगीत मकरंद 8वीं शताब्दी में नारद जी के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिला है। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लिखा गया है लोचन द्वारा, और इसमें सर्वप्रथम प्राचीन जो है राग वर्गीकरण को दर्शाया गया। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, इसमें और व्याख्या देखिए। प्राचीन राग रागनी वर्गीकरण पद्धति को छोड़कर थाट पद्धति अपनाई गई है। राग विबोध देखिए 1610 में लिखा गया, 16वीं शताब्दी में सोमनाथ जी द्वारा लिखा गया है। और सोमनाथ 10 विकृत और 7 शुद्ध अर्थात 17 स्वरों को माने हैं। 23 मेल में से 75 रागों की रचना की तथा मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना है। ठीक है, सोमनाथ जी किसको? मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माने हैं। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 95 नंबर देखिए, स्वर मेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? तो 95 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा स्वर मेल कलानिधि में कितने प्रकरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। कितना हो जी? 5। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या इसको पढ़िए। देखिए, स्वर मेल कलानिधि रामामात्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, 1550 में लिखा गया है। इसमें 5 प्रकार के प्रकरण को बताया गया है, जैसे उपोद्घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, बीड़ा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण माना गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 96 नंबर सवाल आपसे कथन कारण दिया गया है। तो 96 देखिए, 96 नंबर सवाल में पढ़िए क्या लिखा है। तो कथन दिया है प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। तो कारण इसका दिया है लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता है। ठीक है जी, तो 96 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 96 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है जी, प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है, तो ये गलत है, जबकि लयों में संवेग को उजागर करने की क्षमता होती है। कारण सही है। देखिए, तो ये गलत है और कारण सही है। ठीक है जी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 97 नंबर सवाल लिखा है, यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाएं तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे? यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाएं तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे? तो 97 का सही उत्तर बता दीजिए। 97 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 24। ठीक है जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। देखिए, 4 स्वर के बढ़त में एक ही बार प्रयोग करने पर 24 तान प्रस्तार प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 98 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सरिका युक्त बाद गज से बजता है? तो गज से कौन बजाया जाता है बताइए। तो आपको बताना है 98 नंबर सही उत्तर बताइए। 98 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका इसराज को गज से बजाया जाता है। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, इसराज वाद्य को गज की सहायता से बजाया जाता है। इसराज वाद्य में 16 से 19 पर्दे, 4 मुख्य तार होते हैं जिनको मध्यम, षडज और मध्य पंचम से मिलाया जाता है। इसमें 14 से 22 तरफ के तार होते हैं। इसको दिलरुबा भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस राज को दिलरुबा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 99 नंबर सवाल लिख रहा है, वाचिक आंगिक का संबंध किससे है? तो वाचिक आंगिक का संबंध किससे है? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुभाव से। ठीक है जी, तो इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या लिखा गया, वार्चिक आंगिक का संबंध अनुभाव से है और अस्थाई भाव को सूचना देने वाले विकार को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव प्रायः शारीरिक, मानसिक या आंगिक होते हैं। ये भावोत्पत्ति की सूचना देने वाले होते हैं। ठीक है, 100 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रागांग और रागनी के लेखक कौन है? रागांग और रागनी के लेखक कौन है? तो 100 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है जी, तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। रागांज और रागनी के लेखक इसकी देखिए आंसर गलती हम बोल दिए। तो रागांज और रागनी के लेखक
आपको ओसी गांगुली है, ओसी गांगुली, ठीक है जी, ओसी गांगुली। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तो ये आप राग मंजरी है, चाहे क्रमिक स्वर मालिका जो है उसके लेखक हैं, तो गलती से बोला गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। हम आपके तैयारी के लिए इधर प्रयास कर रहे हैं, आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपका नौकरी जरूर लगेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।